माय नेम इज़ निशान। स्वागत है आपका सही ज्ञान सागर में। तो आज हम करने वाले हैं मध्यकालीन हिस्ट्री, और मध्यकालीन का हम 4th पार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शाहजहाँ 16 से 1657 ईस्वी तक जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहाँ बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी में खुर्रम शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसने शाहजहाँ ने मलिका जमानी के उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 जनवरी 1628 ईस्वी को शाहजहाँ आगरे के अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण साहनी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहाँ ने अशरफ खान को वजीर पद एवं महाबत खान को खाना खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहाँ का 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहाँ पर 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आगरे में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आगरे में उसकी कब्र के ऊपर कराया। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। इसका मुख्य कलाकार वे बादल खान था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था और मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने कराया। इसका मुख्य कलाकार वे बादल खान था। शाहजहाँ के शासनकाल को यथापथ का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहाँ द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें थी दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद, ताजमहल इत्यादि आदि। शाहजहाँ ने 1648 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के किनारे तट पर शाहजहाँनाबाद की नींव डाली। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री शाहजहाँ आरा ने करवाया। शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर मीर हसीम थे। शाहजहाँ ने संगीत लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। शाहजहाँ के पुत्रों में धारा शिकोबाद सर्वथान विद्वान था। इसने भगवत गीता, योगवशिष्ठ उपनिषद तथा रामायण का अनुवाद फ्रांसीसी में करवाया। इसने सर-ए अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया था। धारा शिकोबाद कादरी सिलसिले में मुल्ला शाह का बख्शी का शिष्य था। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारू बक्का नामक कॉलेज की मरम्मत रखी। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहाँ के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्र के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब ढक्कन में थे। 15 अप्रैल 1668 में धारा और औरंगजेब के बीच धर्मठ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में धारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को धारा और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में धारा की हार हुई। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी में। इस युद्ध में धारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1500 हत्या कर दी गई। इस युद्ध में धारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी। शाह बुलंद इकबाल किंग ऑफ द लॉटरी फिक्शन के रूप में धारा शिको कहा जाता है। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया
आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अंत 22 जनवरी 1666 ईस्वी में 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। औरंगजेब 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोरहात गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता। 18 मई 1627 ईस्वी को फ्रांस के घराने में दिलशरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को कराया। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहाँ के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक कराया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई। मई 1666 को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए, जहां शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में रजिया कर को पुनः लागू कर दिया। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में कराया। 1686 में बीजापुर एवं 1697 में गोलकुंड को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य से मिला लिया। मद्दाना और अंकदान नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विरोध का नेतृत्व गोकुला और राजा राम ने किया। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पूर्ण विरोध किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासन में जाट नेता राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब का पुत्र अकबर के दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विरोध किया। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विरोध किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार माना। इसने सिखों का कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, जो रखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्म दिन पर सोने, चांदी और अन्य वस्तुओं को तोलने की प्रथा थी। ये अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुई थी। आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी और सरकारी संगीतों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फ्रांसीसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासन में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल की मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर हैं। औरंगजेब की मृत्यु 20 अप्रैल 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दलूरू वहब काफिरों का देश को दाऊरी इस्लाम का देश में परिवर्तन करके अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। मुगल शासन की व्यवस्था।
परिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद उद सद एवं मीर मतन के विभाजित किया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नामक के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि मदद मकाश का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर सम्मान कहलाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी अब कार्य: सूबेदार, प्रांतों में शांति स्थापित करना, प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान। दीवान, प्रांतीय स्वराज्य का प्रधान, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। बख्शी, प्रति सैन्य प्रधान। फौजीदार, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। अमील या अमन गुजार, जिले का प्रमुख स्वराज अधिकारी। कोतवाल, नगर प्रधान। सिकंदर, परखने का मुख्य अधिकारी। अमील, ग्राम के कृषकों के प्रत्यय संबंध बनाना, लगान निर्धारित करने वाला। सूची और गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डक्का चौकी कहलाता था। शरीयत ने प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोका। आम जनता के दुष्चरित्र से बचने का कार्य मुहत्तबी नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों के सरकार का परगना या महल का जिला, दस्तूर में दस्तूरग्राम में बांटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नगला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगना के मध्य चक्राना नामक की एक नई इकाई की स्थापना की गई। भूमिगर के विभाजन के आधार पर मुख्य साम्राज्य की समस्त भूमियां 3 वर्गों में विभाजित गई। खालसा भूमि, प्रत्यक्ष रूप में बादशाह के नियंत्रण में। जहांगीर भूमि, तनख्वाह के बदले जाने वाली भूमि। सरूगल या मदद मशाल, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि। इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राय का प्रयोग अकबर ने किया। अकबर के द्वारा कोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई। इससे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करता था। 1580 में अकबर ने दसलसहाला नामक की नवीन प्रणाली आरंभ की। इस व्यवस्था को डोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था में अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया जाता था। पोलज, जिसमें नियंत्रित रूप से खेती होती थी, प्रति इस भूमि या 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर, इस पर 3 वर्षों के 4 वर्षों के अंतराल पर खेती होती थी। बंजर, यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570 और 71 में डोडरमल ने खालसा भूमि पर भू स्वराज्य की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक तो तक्षीक और दूसरी तहसील कहलाती थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नसक प्रणाली को अपनाया। भू स्वराज्य की राशि को उपजा का अदा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। खुदगश्त, ये किसान उसी भूमि की गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। पाही कश्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। मुजारियन, खुद कश्त, कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि किया करते थे। मुगल साम्राज्य में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने कराया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनाई, साथ ही उस पर अपना नूरजहां का नाम अंकित कराया। सबसे बड़ा सिक्का सब सोना था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में 10 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना।
मुगल कानूनी सैयद व्यवस्था पूर्ण मनसादावी व्यवस्था प्रथा पर आधारित इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसाब प्राप्त करने वाले मनसादार 500 से 2500 तक का मनसब प्राप्त करने वाले उमरा और 2500 से ऊपर तक मनसाब प्राप्त करने वाले अमीर अजाम कहलाते थे। जात से अधिक के वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दोस्तों की संख्या ज्ञात होती थी। जहांगीर के पद पे 2 अप्सा की व्यवस्था होती। सर्वप्रथम यह पद महावक्ता को दिए जाते थे। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती, इसमें कोई बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था। मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संपादक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शहाजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुक्काबाई मोहित था। शिवाजी के गुरु कौंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के उच्चारण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बाकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शहाजी ने शिवाजी को पूना की जहांगीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खान को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी। शिवाजी के पराजित करने बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खान को सितंबर 1665 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1679 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना जलाभिषेक कराया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1664 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मौत हो गई। महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1270 ईस्वी से 1296 महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संपादक, भगवद गीता पर भावार्थी के नामक भृत टीका लिखी गई, जिसमें सामान्य रूप से ज्ञानेश्वर के नाम से जाना जाता है। नामदेव 1270 से लेकर 1350 इसके आराध्य देव पंढरपुर के बिठोरा व बिठुल विष्णु के रूप में थे। बिठोवा या बिठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की। एकनाथ 1533-1599 इनको रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा। तुकाराम 1598-1650 इनके भक्ति परक कविताएं लिखी गई, जिन्होंने अभंग कहा जाता था। अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिष पुंज थे। रामदास 1608 से लेकर 1681 महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि। दशबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन किया। शिवाजी की मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान में पेशावर को पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मान का होता था। अष्टप्रधान में निम्न पद थे: पेशवा प्रधानमंत्री, राज्यों का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख, सरी ए नौबत सेनापति, सैन्य प्रधान, अमात्य, राज्य मंत्री, आय व्यय का लेखा जोखा, वक्या, सूचना, गुप्तचर एवं सिंधी विग्रह के विभाग का अध्यक्ष।
चिटनीस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। सुमंत विदेशी मंत्री। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान। शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी: पागा सेना, सिलहदार सेना और पैदल सेना। निम्नलिखित घुड़सवार सैनिक: अस्थायी घुड़सवार सैनिक, पैदल सेना। शिवाजी के कर व्यवस्था मालिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी बनाकर रस्सी द्वारा माप का व्यवस्था के स्थान पर काठी मानक छड़ी के प्रयोग में आरंभ किया। शिवाजी के समय कुल उपज 33% भाग स्वराज के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया। चौथ और सर देशमुखी नामक एक शिवाजी के द्वारा लगाया गया। चौथ किसी एक क्षेत्रीय का दावा करके शिवाजी को स्वयं सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करता कहा गया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी: हवलदार। किले के आंतरिक व्यवस्था की देखरेख: सैरे नौबत। किले की सेना का नेतृत्व: सबनीस। किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार और भंडार की देखरेख करना। शिवाजी का उत्तराधिकारी: शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मरखर खान ने संगमशेर में छिपी हुई संभाजी एवं कवि कलश का गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी और कवि कलश का गिरफ्तार कर उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को एक नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतरा को बनाया। राजा राम मुगलों के संघर्ष करता था। 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिता बन गई। 77 में अंग्रेजों की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिवाजी के वापस महाराष्ट्र आया। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़े का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजय हुआ। शाहू ने 22 जनवरी 708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री पेशवा पद पहले पेशवा के स्थान पर वंशनिवृत्त हो गया। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू का उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रत्यनों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में शाहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पाल खेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निमुल्लक के बीच हुआ, जिसमें निजामन की हार हुई। निजाम के साथ मुंशी शिवगांव की सिंधु हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवार बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी में दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बना। 1765 में संगोला संधि के नाम पर पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी के बाजीराव का मध्य हुई। बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ, जिसमें मराठों की इस हार को सहन नहीं करने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1760 में पेशवा बना। इन्होंने मराठा की खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर हो रहे मुगल बादशाह आलम को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। माधवराव ने ईस्ट
कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम को पुणे दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। मुगल बादशाह अब मराठों को का पेशनभोगी बन गया। पेशवाराव नारायण राव 1772 से 73 की हत्या उसके चाचा रघु राम के द्वारा की गई। पेशवाराव माधवराव नायर सेकंड की अल्प आयु के कारण मराठा राज्य की देखरेख भैरम भाई सभा के नाम की 12 सदस्यों में से एक परिषद करती थी। इस परिषद में 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महाजी सिंधिया और नाना फड़सीना। अंतिम पेशवा रघुवंश बाजीराव था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। प्रथम अलग मराठा युद्ध 1765 से 82 ईस्वी तक चला। इसके बाद 1776 में पुरंदर की संधि हुई। इसके सतह कंपनी के रघुनाथ राव के समर्थन को वापस लिया गया। द्वितीय अगला मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में इसके भोसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। तृतीय अगला मराठा युद्ध 1816-1818 में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति पेशवा वंशोन्नत पद को समाप्त कर दिया। पेशवा बाजीराव सेकंड ने कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेकलफ सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव सेकंड को कानपुर के निकट बिट्ठू में पेंशन में जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में इसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों मराठा संघर्ष में होने वाली मुख्य संधियाँ: सूरत की संधि 1775, पुरंदर की 1776 में, बलगांव की संधि 1779 में, सालाबाई की संधि 1782 में, बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी।